नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज की हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के तृतीय पत्र हिंदी गद्य विधा के विकास के अंतर्गत हिंदी नाटक के विकास का संक्षेप में अध्ययन करूंगी। नाटक के विकास को जानने से पहले नाटक के स्वरूप को समझना आवश्यक है। आज हम नाटक के स्वरूप के अंतर्गत नाटक की परिभाषाएं, नाटक की उत्पत्ति, नाटक का महत्व एवं संक्षेप में नाटक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। नाटक साहित्य या काव्य की एक विधा है। काव्य की विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि में नाटक अत्यंत रमणीय और लोकप्रिय माना जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम। प्राचीन काल में संपूर्ण साहित्य काव्यबद्ध था, अर्थात काव्य में ही संपूर्ण साहित्य की सृष्टि हुई है। काव्य दो प्रकार के हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि आते हैं। दृश्य काव्य में नाटक सबसे प्रसिद्ध विधा मानी जाती है। वस्तुतः यह रूपक का ही प्रमुख भेद है, परंतु अब रूपक के स्थान पर नाटक शब्द ही प्रचलित हो गया है। प्रभाव की दृष्टि से काव्य में नाटक को सर्वोपरि स्थान मिला है। नाटक का संबंध तीन शब्दों से है, नट, नृत्य और नृत्य। इनमें नट सबसे अधिक व्यापक, उससे कम नृत्य और उससे कम नृत्य शब्द है। नाटक की परिभाषाएं। भरत मुनि के अनुसार त्रैलोक्यस्य यास्यस्य सर्वस्य नाट्य भावानुकीर्तिनम, अर्थात नाटक तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। आचार्य सागर नंदी ने नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी है। अवस्था या तो लोकस्य सुख दुख समुद्भवा तस यास्त्वभिनयः प्राज्ञः नाट्यमित्यभिधीयते, अर्थात इस लोक के सुख दुख से उत्पन्न अवस्था के अभिनय को नाटक कहते हैं। अर्थात लोगों का सुख दुख युक्त जो स्वभाव होता है, अंगों के द्वारा उसके अभिनय को नाटक कहते हैं। नाटक की उत्पत्ति। कुछ विद्वान वेदों से नाटक की उत्पत्ति मानते हैं, उसमें भी विशेषतः ऋग्वेद से। नाटक का स्रोत ऋग्वेद में खोजा जाता है। वेद के अनेक संवाद सूक्तों में नाटक के बीज थे, जो कालांतर में नाटक के रूप में प्रस्फुटित हुए। यजुर्वेद में नृत्य, गीत और शैलुष शब्दों का प्रयोग हुआ है। महाव्रत में वृष्टि के उदय पर पशु समृद्धि के लिए कुमारियां अग्नि के चारों ओर नृत्य करती थी और विवाह के अवसर पर भी स्त्रियां नृत्य करती थी, इस बात का संकेत भी मिलता है। सामवेद तो संगीत के लिए प्रसिद्ध है ही। ऐसी संभावना है कि वैदिक काल में नाटक के मुख्य तत्व विशेषतः नृत्य, गीत, वाद्य, संवाद आदि प्रचुर परिमाण में विद्यमान थे। वाल्मीकि के रामायण में शैलुष, नट और नर्तक एवं गायकों के संघ का उल्लेख मिलता है। महाभारत में सूत्रधार का भी निर्देश है। तत्कालीन कौटिल्य अर्थशास्त्र में शत्रु से राजकुमारों को छुड़ा लाने के लिए नटों, नर्तकों, नायकों तथा अभिनेताओं को शत्रु के राज्य में भेजने का निर्देश है। नगरों में नाट्यशालाएं बनाई जाती थी। सिंधु की उपत्यका में मुख लगाने के मिट्टी के चेहरे और नट नटी की कांस्य मूर्तियां भी मिली है। उपर्युक्त प्रमाणों से प्रतीत होता है कि भारत में नाटकों की रचना एवं कला वैदिक काल से चली आ रही है। भारत ने विदेश से नाट्य कला नहीं सीखी है। नाटक का महत्व। नाटक को पंचम वेद माना गया है। भरत मुनि कहते हैं, न वेद व्यवहारोद्यम श्राव्यः शूद्र जातिषु
तस्मात् सृजा परम वेदम पंचम सर्ववर्णिकम। अर्थात प्राचीन काल में वेद की बातें शूद्रों के लिए सुलभ न थी, इसलिए नाटक नाम का पांचवा वेद सब वर्णों के लिए रचा गया। जिस प्रकार वेदों के पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार नाटक को देखने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नाटक सब कलाओं में श्रेष्ठ है। कलाओं में ललित कलाएं, ललित कलाओं में काव्य और काव्यों में भी नाटक श्रेष्ठ है। ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग अथवा कार्य नहीं जो नाटक में विद्यमान नहीं होता। इसमें सभी शास्त्र, सभी शिल्प और सभी प्रकार का कर्म एकत्र रहते हैं। श्रव्य काव्य के सुनने पढ़ने से कल्पना पर बल देना पड़ता है, किंतु दृश्य काव्य में कल्पना पर इतना जोर देना नहीं पड़ता। यद्यपि श्रोताओं पर श्रव्य काव्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, तथापि नाटक का प्रभाव दर्शकों या प्रेक्षकों पर तुरंत और स्पष्ट पड़ता है। आज हमने नाटक के स्वरूप का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मुझे आशा है आप सभी को ये विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।